नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, अक्टूबर के करंट अफेयर्स में हम पहली वीडियो डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर के राष्ट्रीय परिदृश्य पर। दोस्तों, अक्टूबर के राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जो कि राष्ट्रीय संदर्भ में होंगी, उन सभी को हम इस डिस्कशन के अंदर शामिल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। फालतू चीजें बिल्कुल भी हम इस डिस्कशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनको मैं पहले ही बता दूं, ये जानकारी ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन था उसको जारी किया गया है। ठीक है, उसके लिए अभी उन्होंने 220 पोस्ट, ठीक है, 220 पोस्ट निकाली है। अभी डिटेल्ड नहीं आई है कि डीएसपी की कितनी पोस्ट है या एसडीएम की कितनी पोस्ट है। ये जल्दी ही डिटेल आ जाएगी तो मैं आप सबको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों 1 तारीख से फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पर आपको मिल जाएगा। तो सरकारी रिजल्ट पर जाकर के आप अपना जो है फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए। ठीक है, और ये जानकारी उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर हमने एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जो कि कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां पर हम आपके लिए डेली बेसिस पर शेयर करते हैं जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, और एक होती है पीआईबी की साइड है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो होता है वो सरकारी जो न्यूज की एक एजेंसी है, जहां पर सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं उनको प्रसारित किया जाता है। तो हम इसी द हिंदू और पीआईबी का जो करंट अफेयर्स है वो हम डेली बेसिस पर आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पर हम कुछ मोटिवेशनल पोस्ट हुई तो शेयर कर देते हैं। साथ ही कुछ एग्जाम्स से संबंधित जो भी नई अपडेट्स होती हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, अब इतनी जानकारी के बाद अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के डिस्कशन की तरफ। और अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स में हम नेशनल इवेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ। दोस्तों, हमारी पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन छपी हुई है, ट्रेन से आपको समझ गए होंगे, नमो भारत। नमो भारत काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं पहले ही डाल दे रहा हूं। आइए नमो भारत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीटी में आपके बहुत ज्यादा जो है अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि पीटी में इस तरह के सवाल आते ही आते हैं, खासकर पीसीएस से संबंधित। और पीसीएस की जब मैं बात करूं तो आप लोग ये समझ लिया करिए कि मैं प्रत्येक स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूं जहां पर करंट अफेयर्स की डिमांड होती है, खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में। क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उसको आप उत्तर भारत वाले दे नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ की लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, अगर कन्नड़ में कर्नाटका में जाते हैं तो कन्नड़ वहां की लैंग्वेज, महाराष्ट्र में जाते हैं तो मराठी है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, तो ये हम आप नहीं दे पाएंगे उत्तर भारत वाले। तो मैं पीसीएस की जब बात करूं तो आप याद रखा करिए कि मैं यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान, इन सब क्षेत्रों के जो राज्य स्तरीय पीसीएस की परीक्षाएं होती है उनकी बात कर रहा हूं। तो ये यूपी पीसीएस के संदर्भ में भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यूपी पीसीएस का दोस्तों जो एग्जाम है वो संभावित है, यूपी जो पीसीएस का एग्जाम है दोस्तों वो संभावित है 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च ये डेट है। 99% तो क्लियर है कि यही डेट पे एग्जाम होने वाला है इस बार, लेकिन 1% कुछ इधर उधर हो सकता है, आयोग का मूड हो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आइए नमो भारत के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ट्रेन देकर आप समझ गए होंगे कि ट्रेन या रेलवे से संबंधित कुछ ये न्यूज है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से दोहाई डिपो तक के लिए देश की पहली, यहां पर याद रखना है, देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत। ठीक है, नमो भारत क्या है? देश की पहली रैपिड रेल है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया। अब नमो भारत ट्रेन की स्पीड हमसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि 152 से 155 किलोमीटर तक ट्रैक पर दौड़ी। ठीक है, प्रति घंटा, याद रहना चाहिए, काफी अच्छी स्पीड है ये।
अब दोस्तों ये जो ट्रेन वाला सिस्टम है यह भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ठीक है। और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत ही ट्रेन चली जिसका नाम है नमो भारत। और कहां से कहां तक? साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से दोहाई डिपो तक चली। ये कई चरणों में जो है चलाई जाएगी धीरे धीरे। ट्रांजिट सिस्टम जो ओरिजिनल ट्रांजिट सिस्टम है उसका डेवलपमेंट इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। अपनी तरह का यह पहला जो है ओरिजिनल ट्रांजिट सिस्टम है जिसके अंतर्गत नमो भारत ट्रेन चलाई गई, ठीक है। अब दोस्तों RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है से संबंधित ट्रेनों को क्या कहा जाएगा? रैपिडेक्स, ठीक है, रैपिडेक्स कहा जाएगा। ये जो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो ट्रेनें होंगी उनको रैपिडेक्स कहा जाएगा। ये बार बार इसलिए मैं क्या बोलते हैं रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने कि इस तरह के सवाल जरूर से जरूर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है यानी कि RRTS भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा परियोजना है। याद रखना, भारत की पहली कैसी? सेमी हाई स्पीड रीजनल रेलवे सर्विसेज प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसे दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC द्वारा संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कई फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो नमो भारत की पहली ट्रेन कहां कहां से चली? तो साहिबाबाद जंक्शन से दोहाई डिपो तक के लिए नमो भारत ट्रेन है। देश की पहली रैपिड रेल है, ये भी याद रखना है। और जो RRTS सिस्टम से संबंधित जो ट्रेनें हैं उनको रैपिडेक्स नाम दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। और ये पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। और दोस्तों ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो रीजनल रेल का एक प्रोजेक्ट है। ये किसके अंतर्गत चलाया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो है वो इसको जो है संचालित करेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें हालांकि वो हो गया, लेकिन आप लोगों को मैं ये सब फालतू चीजें इरेज कर देता हूं। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, कि ये आपके लिए जो भी है काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, ठीक है। याद रखिएगा ये एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज है दोस्तों सारांश, सागर से सारांश, जो कि काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। इसको पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, UPSC का ये फेवरेट सवाल इस वर्ष 2024 में बन सकता है, ठीक है। 2024 में फेवरेट सवाल बन सकता है। सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक बार आया था विद्यांजलि योजना, UPSC के अंदर पूछा गया था CSE की परीक्षा में। तो आप लोगों को इस तरह की जो योजनाएं दिखें उनको याद रखना चाहिए, और खासकर हर तरह के एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए सारांश से सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों CBSE को तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसने डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, क्या करेगा? डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया है? विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर यानी कि सागर से सारांश, ठीक है, इसे विकसित किया है CBSE ने। याद रखना है किस लिए विकसित किया है? डेटा आधारित जो निर्णय हैं उनको लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। विद्या समीक्षा सेंटर का एक हिस्सा होगा विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है सागर से सारांश। इसे विकसित किया किसने? CBSE ने। इतनी बात आपको पूरी तरह से याद रखनी चाहिए। अब दोस्तों विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर यानी कि सागर से सारांश जो है उसका लक्ष्य आप लोगों को याद रखना चाहिए कि निर्णय लेने और शासन में व्यापक सफलता प्राप्त करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो ये सागर से सारांश का लक्ष्य क्या है? एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, निर्णय लेने, ठीक है, शासन में व्यापक सफलता प्राप्त करने के लिए, डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब दोस्तों डेटा का जो उपयोग है CBSE शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने, ठीक है, यहां पर ये चीज याद रखना है कि ये जो डेटा जो है उसका उपयोग क्या होगा कि CBSE की शिक्षा प्रणाली की समग्र जो निगरानी है उसको बढ़ाने, स्कूलों में शैक्षणिक संवर्धन परियोजनाओं के प्रभावी विश्लेषण के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसमें
12 अरब से अधिक डेटा पॉइंट्स होंगे। इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में सागर से सारांश यानी कि विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में। अब दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्य रूप से 3 डेटा सेट शामिल हैं। कौन कौन से? तो व्यापक स्कूल डेटा, शैक्षणिक कौशल प्रशिक्षण और खेल डेटा, और तीसरा है परीक्षा परिणाम डेटा। तो 3 डेटा सेट आप लोगों को याद रखना है। पहला व्यापक स्कूल डेटा, दूसरा शैक्षणिक कौशल प्रशिक्षण और खेल डेटा, और तीसरा है परीक्षा परिणाम डेटा। तो 1, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 डेटा का एक डेटा सेट जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो सागर से सारांश जो विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। तो हमारी ये जो तीसरी न्यूज है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, वो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट उद्भव बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका शुभारंभ किया गया। तो आइए प्रोजेक्ट उद्भव को पहले से ही मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता हूं और इसको आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न जरूर है। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, क्या हुआ? नई दिल्ली में 21 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। उसी के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का भी इन्होंने शुभारंभ किया। यानी कि नई दिल्ली के अंदर 21 अक्टूबर 2023 को हो रहा था भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, जिसके अंदर प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया किसने? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय राजनाथ सिंह जी, ठीक है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट उद्भव जो है भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि यूएसआई के बीच एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है, ठीक है, सहयोगात्मक पहल है। प्रोजेक्ट उद्भव किसके किसके बीच? तो भारतीय थल सेना और जो कि हमारी यूएसआई है यानी कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बीच एक सहयोगात्मक पहल है, ठीक है। इतना याद रखिए। अब प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य। दोस्तों आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना। यहाँ पर ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी आपको कि समकालीन जो यानी कि कंटेम्प्रेरी जो सैन्य प्रथाएं हैं उनके साथ साथ जो पुरानी जो युद्ध की कलाएं थी उनका उपयोग करना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो कंटेम्प्रेरी जो युद्धक प्रणाली है उसके अलावा यानी युद्धक प्रणाली मतलब कोई सैन्य हथियार से आप मत समझिएगा, तरीकों से मतलब निकालिएगा, ठीक है। प्राचीन काल में भी युद्धक तरीके बहुत अच्छे अच्छे थे, तो उन्हीं को आज के युद्धक तरीकों से मतलब उनसे सीखना, ठीक है। अब दोस्तों इस परियोजना को शासन कला और रणनीतिक विचारों के क्षेत्र में भारत की समृद्ध ऐतिहासिक आख्यानों का पता लगाने का प्रयास ये योजना करेगी, ठीक है। अब दोस्तों उद्भव का अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उद्भव का अर्थ है उत्पत्ति। हमारा राष्ट्र, हमारे जो राष्ट्र के पुराने धर्मग्रंथ और लेख हैं उसको समाहित करने के संबंध में ही चलाया गया है प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। तो प्रोजेक्ट उद्भव में जो उद्देश्य है आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट उद्भव आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब दोस्तों ये भी न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर न्यूज को मैं क्यों कैटेगराइज कर देता हूं कि ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो भी मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाए वो बिल्कुल ही फिल्टर्ड हो। फिल्टर्ड मतलब जो अननेसेसरी न्यूज अखबारों में या मैगजीन्स के अंदर आती हैं उन सबको फिल्टर करके हम आपके लिए बिल्कुल छनी छनाई
बढ़िया न्यूज लेकर आते हैं जो कि संभावित होती हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम में उनके पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, तो इसके संबंध में भी जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में आपसे यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है और स्टेट के जो भी एग्जाम है उन सब में पूछे जा सकते हैं, और वनडे एग्जाम जैसे एसएससी बैंक रेलवे में भी इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि आखिर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया, तो आपको वो स्थान का नाम याद रखना है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में आखिर न्यूज क्या है। तो दोस्तों अक्टूबर 2021 को होती है गांधी जी की जयंती। उसके अवसर पर लद्दाख की लेह घाटी के सामने एक ऊंचे से पहाड़ पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कहां? लेह की, लद्दाख की लेह घाटी में। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है लद्दाख जैसे टेरेन की आपको याद जरूर दिलाती होगी। तो याद रखिएगा लद्दाख की लेह घाटी में फहराया गया विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ये हमारे प्यारे भारत का तिरंगा है। अब दोस्तों यह भारत में ये जो झंडा है उसकी बात कर रहे हैं, तो यह भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना, ये भी याद रखिएगा, अब तक का सबसे बड़ा हाथ से बुना और हाथ से काटा गया सूती खादी ध्वज है। याद रखना चाहिए कि हाथ से बना और हाथ से बुना गया और हाथ से ही काटा गया सूती खादी ध्वज है, और इसकी माप आपको याद रखनी चाहिए 225 फीट इंटू 150 फीट और वजन है 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब दोस्तों यह जो ध्वज है खादी ग्रामोद्योग आयोग से संबद्ध मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर द्वारा निर्मित किया गया था। तो इस ध्वज को बनाया किसने? मुंबई की एक संस्था है जिसका नाम है खादी डायर्स और प्रिंटर। ठीक है, इसी ने बनाया यह विश्व का सबसे बड़ा खादी ध्वज। ठीक है, अब दोस्तों फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा लेह गैरिसन में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था, उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर द्वारा यह विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो फायर एंड कॉर्प्स फ्यूरी कॉर्प्स का लेह गैरिसन, गैरिसन मतलब क्या होता है? सेना की छावनी। ठीक है, याद रखना चाहिए, गैरिसन पूछ लेता है। ठीक है, तो गैरिसन के अंदर ये एक कार्यक्रम था, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जो थे उन्होंने फहराया ये विशाल ध्वज। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? कहाँ के? तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने फहराया राष्ट्रीय ध्वज, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना चाहिए लद्दाख के, क्या नाम है इनका? आर के माथुर। ठीक है, तो ये न्यूज रही आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो आइए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों भारतीय जो एयरफोर्स है उसको मिल गया है अपना नया ध्वज। ठीक है, नया उनको झंडा मिला है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, एयर चीफ मार्शल यहाँ पर वो झंडे को से पर्दा हटा रहे हैं, तो काफी मतलब आपको तस्वीर अच्छी लग रही होगी क्योंकि हमारे लिए गर्व की बात है। तो आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना का जो नया ध्वज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं। अब दोस्तों 8 अक्टूबर को पूरे देश में भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक न्यूज तो ये हो गई, ये फैक्ट हो गया, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार दोस्तों भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। याद रहे कि 91 यानी कि 91वीं वर्षगांठ थी, ये याद रखना चाहिए। अब वायुसेना दिवस के इस दिवस के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज, यानी कि जहां से मैं आता हूं, पूर्व नाम इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज से, प्रयागराज के अंदर मध्य वायु कमान मुख्यालय है बमरौली में, वहां पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। ठीक है, अब दोस्तों ये याद रखना चाहिए कि 8 अक्टूबर 2000 यानी कि 8 अक्टूबर को पूरे देश में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। कहां?
तो बमरौली जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर मनाई गई ये दिवस। और कहां पर स्थित है बमरौली? संगम नगरी प्रयागराज के अंदर। आप सब जानते हैं प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, अभी इस गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है। अब ये जो कार्यक्रम हुआ उस दौरान वायुसेना प्रमुख, जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, उन्होंने भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का क्या किया? अनावरण किया। यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहां पर आपको हमारे एयर चीफ मार्शल दिख रहे हैं VR चौधरी साहब। या ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं एसएससी बैंक रेलवे का तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, तो VR चौधरी साहब, ये नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब इस ये जो झंडा भारतीय वायुसेना का नया झंडा है, नया ध्वज है, उसके बारे में आपको कुछ जो विवरण है उस झंडे की विशेषता क्या है, क्या क्या झंडे में मतलब पूरे फ्लैग के अंदर अंकित है, वो आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों ट्राई कलर गोल निशान, ठीक है, ट्राई कलर गोल निशान के ऊपर वायुसेना क्रेस्ट को शामिल किया गया है, ठीक है, ट्राई कलर गोल निशान के ऊपर, ठीक। तो वायुसेना क्रेस्ट को शामिल किया गया है। इसमें ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक यहां पर आपको दिख रहा है, अशोक की लाट का शेर है, उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। उसके बाद एक पंख फैलाए हुए क्या दिख रहा है? हिमालयी बाज, यहां पर आपको हिमालयी बाज दिख जाएगा, उसका चित्र है इस झंडे पर। यह बाज दोस्तों भारतीय वायुसेना की युद्ध कौशल को दर्शा रहा है। जो बाज है हिमालयी बाज है, याद रखिएगा आप लोग, ये जो हिमालयी बाज है वह भारतीय वायुसेना का जो युद्ध कौशल है उसको इंगित कर रहा है। अब हल्के नीले रंग का है, भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, वलय पर हिमालयी बाज को जो कि घेरे हुए है। अब हिमालयी बाज के नीचे देवनागरी लिपि में वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वह लिखा है नभः स्पृशम दीप्तम। इसका अर्थ क्या हुआ? ग्लो टच द स्काई विद ग्लोरी, गौरव के साथ आसमान को छूना, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं। अब दोस्तों बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1932 में 8 अक्टूबर के दिन ही स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की, ठीक है। और यही वजह है कि दोस्तों मनाया जाता है हर साल, ठीक है, वर्षगांठ। अब भारतीय वायुसेना का संस्थापक आप लोगों को याद रखना चाहिए, पहले संस्थापक आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी। अब एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी आपको कहां दिखेंगे? ये यहां दिखेंगे आपको, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी की है, ठीक है। यहां पर उनका नाम भी अंकित है और लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, यानी कि IAF। तो याद रखिएगा संस्थापक हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ये थे, ठीक है, जिनका निधन हो गया था कब? 1960 में, और 5 मार्च 1911 को ये पैदा हुए थे। यहां पर तस्वीर में ये चीज इंगित की हुई है। अब दोस्तों आजादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख बनाया गया। तो याद रखिएगा भारत का पहला वायुसेना प्रमुख कौन? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां है दोस्तों? देश की राजधानी दिल्ली में ही इंडियन एयर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वह पड़ता है। अब भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य मैंने अभी ऊपर आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार जान लीजिए कि नभः दीप्तम दीप्तम नभः स्पृशम दीप्तम, यह क्या है? गीता के 11वें अध्याय से लिया गया एक श्लोक है। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश का एक अंश है। और इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि पूरे सम्मान के साथ
पूरे प्रतिष्ठा के साथ, पूरे गौरव के साथ आसमान को छूना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो था उसमें इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो मैं लेकर के आपके लिए आया। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं और क्या करूंगा आप लोगों से। ठीक है, ज्वाइन कीजिए कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपके लिए डेली बेसिस पर द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जैसे ही आप लिखेंगे कंपटीशन वॉर तो वहां पर ये लोगो बन करके आपको आ जाएगा। तो ये लोगो वाला जो चैनल है उसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि कंपटीशन वॉर के नाम से और कोई चैनल नहीं है जो इतना पॉपुलर हो और इतनी अच्छी चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराता हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है, ढेर सारे दोस्तों के साथ फैला देना जिससे सबका भला हो। तो दोस्तों आखिर में आपसे बोलूंगा धन्यवाद और मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।